नमस्कार। इस वक्त मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूँ। जिस तरीके से सरकार यहाँ फैसला ले रही है और जब बात विकसित भारत 2047 की आ रही है, उसका जो रोड मैप है और उत्तराखंड का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आज तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता, 4 बार के विधायक और एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले व्यक्तित्व तो हमारे साथ में श्री सुबोध उनियाल जी हमारे साथ में हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बड़े महंगे महंगे इक्विपमेंट मंगा के भी अभी तक खाली पड़े हुए हैं, उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। तो मैं उस सबको लेकर गंभीरता के साथ में विवेचना कर रहा हूँ। 2047 में तो उत्तराखंड का क्या रोल होगा? युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, आपका वन पंचायत के साथ साथ उसमें राजस्व विभाग और वन विभाग के कर्मचारी उसके मेंबर होंगे। नमस्कार। इस वक्त मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूँ और उत्तराखंड इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में है। जिस तरीके से सरकार यहाँ फैसला ले रही है और जब बात विकसित भारत 2047 की आ रही है, उसका जो रोड मैप है और उत्तराखंड का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उस पर भी बात हो रही है। हाल ही में 5 नए लोगों को मंत्रिपरिषद में भागीदारी उनकी दी गई है, उस पर भी लगातार बात हो रही है और बार बार उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उस पर भी खबरें लगातार सामने आ रही है। आज तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता, 4 बार के विधायक और एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले व्यक्तित्व तो हमारे साथ में श्री सुबोध उनियाल जी हमारे साथ में हैं। आपके पास वन, स्वास्थ्य, चिकित्सा और निर्वाचन, विधायी, संसदीय कार्य में इतने सारे विभाग आपके पास में हैं और आपको हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री का भी काम आपको मिला है। और जिस तरीके से सर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप अचानक अस्पतालों में जा रहे हो और जो आपकी कार्रवाई है, सीधे तौर पर आप कह रहे हो कि ज़बरदस्ती जो लोग रेफर कर रहे हैं मरीजों को अस्पताल वाले एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, उस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आपकी आई है। आपका क्या विज़न है कि स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से उत्तराखंड में मजबूत करना है? देखिए, स्वास्थ्य किसी भी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है और हमारा राज्य जो पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, इस राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा ये पलायन के दो बहुत बड़े कारण हैं। तो स्वास्थ्य सेक्टर को मजबूत करना, क्योंकि शिक्षित भी आदमी तब होगा जब वो स्वस्थ रहेगा। तो इंसान की स्वस्थता ये सबसे बड़ी प्रमुखता, और मैं इसी को देख करके मैं इस विभाग को भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो मुझे इतने वर्ष के व्यवहारिक ज्ञान का है, एक तो हम लगातार शिकायतें मिलती हैं कि बड़े बड़े अस्पताल जहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पोस्टिंग भी है, वो भी रेफरल अस्पताल बन के रह गए। इसके अलावा गरीब आदमी से बाजार से दवाई मंगाने की पर्ची लिखी जाती है। तो इन चीज़ों पर मैंने कड़ा रुख लिया और कहा कि ये अस्पताल रेफरल अस्पताल न बने और किसी को भी बाहर से दवाई लाने खरीदने के लिए मजबूर ना किया जाए। इसके साथ साथ मैं जानता हूँ कि डॉक्टर्स भी, एक पढ़ लिख के बच्चा डॉक्टर बनता है तो उसकी भी अपनी कुछ उम्मीदें, अपनी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो मैंने ये भी कहा है कि एक तो जो प्रमोशन है वो टाइमली दिए जाएं। दूसरा, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनकी, क्योंकि लगता है आदमी को कि अगर मेरी बाहर में पोस्टिंग हो गई तो 4-5 साल फंस जाऊंगा, तो मैंने निर्देश दिए हैं कि 6-6 महीने के रोस्टर पे विशेषज्ञ डॉक्टर की पोस्टिंग की जाए। 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली वो वापस आ जाएगा और दूसरा डॉक्टर उसकी जगह जाएगा, ताकि पहाड़ों में 12 महीने 2400 घंटे जो है ये हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी उपलब्ध रहें। तीसरा, हर व्यक्ति को एक उम्र में अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए होती है। तो मेरा भी एक ये है कि डॉक्टर को भी सामाजिक एक सोशल फैमिली सिक्योरिटी चाहिए। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया और इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं कि अगर हम देहरादून में और हल्द्वानी में डॉक्टर्स कॉलोनी बना देंगे, ताकि डॉक्टर अपने परिवार को वहाँ पे रखकर, तो जो हमारे सीमांत जनपद हैं पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इनमें अगर उसकी नियुक्ति हो तो उसके पारिवारिक सुरक्षा देने के लिए इन कॉलोनीज में उसको परिवार को रहने की इजाज़त दी जाए, ताकि उसको उससे चिंता से मुक्त रहे और आम आदमी की सेवा कर सके। तो इसलिए कुल मिलाकर के डॉक्टरों के हितों की रक्षा, डॉक्टरों के हितों के साथ साथ जो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, उद्देश्य है कि आम आदमी की सेहत बनी रहे, उसके प्रति सावधानी साथ रखने से के साथ साथ
जो इक्विपमेंट्स हैं आज, मुझे जो खबर मिली कि तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बड़े महंगे इक्विपमेंट मंगा के भी अभी तक खाली पड़े हुए हैं, उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। तो मैं उस सबको लेकर गंभीरता के साथ मैं विवेचना कर रहा हूँ और हमारा उद्देश्य रहेगा कि आम आदमी को, चाहे वो उसको अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, चाहे उसको एक्सरे की सुविधा हो, ये सुदूर क्षेत्र में भी प्राप्त करना उसका मैं समझता हूँ अधिकार भी है और उसको ये सुविधाएं पहुँचाना ये हमारा धर्म है। तो इसलिए हम लोग अब पूरे इस पर भी विचार कर रहे हैं कि एक डिजिटलाइज सिस्टम करें हेल्थ का, जिसमें जो किसी भी ब्लॉक की CHC है वो उस ब्लॉक के सारे अस्पतालों से डिजिटली वो उससे कनेक्ट हो जाए। उसलिए समस्या यही है कि दिखवा रहे हैं कि ब्रॉडबैंड सुविधा सब में है कि नहीं है। तो डिजिटली कनेक्ट होने के बाद वहीं पर आदमी रिपोर्ट करके वरिष्ठ डॉक्टर जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको बताएंगे, उनको बताने के बाद वो वहाँ से रिपोर्ट देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि आम आदमी को एक बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। तो कुल मिलाकर के चैलेंजिंग है, बट चैलेंज को स्वीकार करके उसको उस चैलेंज को पूरा करना, ये मैं समझता हूँ हर आदमी के अंदर एक भावना होनी चाहिए और मैं उसी भावना से काम करूँगा। सर, उत्तराखंड की स्थापना को 25 साल हो गए हैं और अब ऐसा लगता है कि उत्तराखंड लगभग दिल्ली के पास पहुंच गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भी, आइडियोलॉजिकली, और हम कह सकते हैं कि एक रोड मैप, एक मजबूत रोड मैप तैयार करा है बीजेपी ने। तो इस 25 सालों को आप कहाँ देखते हैं कि जब विकसित भारत की बात होती है 2047 में, तो उत्तराखंड का क्या रोल होगा? देखिए, इन 25-26 वर्षों की यात्रा में उत्तराखंड ने विकास की एक लंबी यात्रा पूरी की है। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस का खोलना हो, तकनीकी शिक्षाओं का खोलना हो, विश्वविद्यालयों का हो, मेडिकल कॉलेजेस का हो, पीने की पानी की सुविधा आम आदमी तक देने का हो, नौजवानों को सरकारी नौकरियों को देने का हो, इसके अलावा औद्योगिकरण का हो, चाहे वो बड़े उद्योग लगाकर लाखों करोड़ का निवेश से इस राज्य में रोजगार की संभावनाएं बनी हो, चाहे करीबन 20,000 से ज़्यादा MSME उद्योग यहाँ पे लगे हों और साथ साथ 2000 के आसपास यहाँ पे स्टार्टअप की शुरुआत हुई हो। इन सभी मामलों को लेकर के उत्तराखंड विकास के एक तेज गति के साथ विकास की यात्रा पे आगे बढ़ रहा है। इसीलिए और अब हमारा संकल्प भी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो उसी दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने करीबन, आप लगाइए, पिछले 11-12 सालों में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा मदद तो हमें केंद्र सरकार से मिली है। इसके अलावा जो बजट हमारा 60,000 करोड़ का होता था वो आज 1,11,000 करोड़ का हुआ है। तो हम राज्य के बजट के साथ भी अवस्थापना सुविधाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमने कई ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं, चाहे वो UCC हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो दंगा विरोधी कानून हो, चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने के लिए 30,000 बच्चों को नौकरी देने का, सीधे प्रत्यक्ष नौकरी देने का हो, चाहे 3.5 लाख करोड़ के MOU करके 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंडिंग औद्योगिक क्षेत्र में कराई हो, तमाम चीज़ों को लेकर मैं समझता हूँ उत्तराखंड ने एक बड़ी यात्रा की। और अभी तो माइल्स टू गो, क्योंकि अभी 2047 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत @ 2047 का परिकल्पना पूरी होगी, तो हम लोगों का भी सबका प्रयास है कि उस यात्रा में विकसित उत्तराखंड @ 2047 उसको लेकर हम भी उस यात्रा के सहभागी बने, सहयात्री बने। इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, अब 4 धाम यात्रा की भी बात हो रही है और 4 धाम यात्रा पर हमेशा से आतंकवादी खतरे का, हम कह सकते हैं कि डर हमेशा रहा है, और 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार बहुत उत्साहित नज़र आ रही है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, 4 धाम यात्रा यहाँ की आर्थिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार भी है और साथ ही साथ जो हमें देवभूमि कहा गया है, इसमें इन 4 धामों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस 4 धाम में विगत वर्ष 51 लाख यात्रियों का आना हुआ। इस बार मुझे लगता है कि 62-63 लाख यात्री हमारे राज्य में आएंगे। तो उस यात्री की सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य की चिंता करना, ये हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी है। और यात्रा मार्गों को अच्छा बनाना, यात्रा मार्गों में सारी जन सुविधाओं को स्थापित करना, यात्रा मार्गों के अलावा जो हमारे ये टॉयलेट्स हैं, जो सफाई की चीज़ें हैं, उन पर फोकस करने को देखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उस आदमी के स्वास्थ्य की है जो यात्री आता है। क्योंकि ये नीचे मैदानी क्षेत्रों से जब आदमी 0 डिग्री एल्टीट्यूड से एक हाई एल्टीट्यूड में, जो 10,000 प्लस के एल्टीट्यूड में जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है
उससे संबंधित बीमारी उसको लगती है, जिसमें हाइपरटेंशन, कभी हार्ट अटैक होगा होना। तो इसलिए उसको लेकर के अभी हमने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और दून मेडिकल कॉलेज में दोनों जगह वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं, जिसमें 3-3 सेशन चलेंगे और एक सेशन में 2 दिन के 20 डॉक्टर्स को वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से जो यात्री आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मौतें हुई हैं, पिछली बार 200 के आसपास की मौत हुई हैं, तो जो कारण होता है यहाँ पर या तो एक्सीडेंटल मौत है, या हाइपरटेंशन से शुगर वाला डायबिटिक पेशेंट हो, और या हार्ट पेशेंट हो, या आपका अस्थमैटिक हो, ऐसे लोगों को खतरा होता है। तो एक हमने ये भी शुरुआत करने का निर्णय लिया कि प्री यात्रा मेडिकल भी चेकअप भी उनका किया जाए, ताकि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं और उन लोगों पे जो खतरा बना रहता है एल्टीट्यूड में जाके, और उनको भी एक एडवाइजरी जारी की है, एक सोवेनियर भी हमने निकाली है कि ताकि लोग उस हिसाब से करें। इसमें यह भी कहा गया है कि जब आदमी लगातार चढ़ाई चढ़ना शुरू करता है, तो अगर उसको लगता है वो उसकी सांस फूल रही है तो तुरंत रुक जाए। तो ये भी हमने कहा है कि आप बिल्कुल कोशिश मत करिए कि आप पहलवान हैं चलते जाइए, कुछ देर आराम करिए, जब हार्ट बीट्स आपके नॉर्मल हो जाए फिर आगे बढ़ लीजिए। तो और इसके अलावा अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो अपनी दवाइयाँ जरूर साथ लेते जाएँ। इसी तरह डॉक्टर्स को भी हम डिप्यूट कर रहे हैं कि ताकि ऐसी नौबत आने पर डॉक्टर भी इमीडिएट उनको फायदा दे सके। तो मैंने आपसे कहा कि हम 4 धाम यात्रा के चाहे अवस्थापना सुविधाएं हों, चाहे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, इन सब को लेकर के सरकार सतर्क और गंभीरता से काम कर रही है। सर, उत्तराखंड में हर बार खबरें आती कि गर्मियों के दिनों में जंगलों में आग बड़े पैमाने पर लगती है, हर बार होता है, इस बार ऐसा ना हो, आग से जंगल हमारे बचे, जंगल के साथ साथ जानवरों की भी बड़ी मौत होती है, क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो सदियों से जंगलों में आग लगती है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 4 साल पहले जो नवाचार प्रारंभ किए थे, पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे, चाहे वो 22-23 हो, 23-24 हो, 24-25 हो, 25-26 हो, लगातार आग की घटनाओं में कमी आई है। और इसको हमने जन सहभागिता के साथ कम करने की जो हमारी मुहिम थी, उस पर हम आगे बढ़े। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों के अंदर आपदा प्रबंधन समितियाँ बनी और ऐसे हॉट स्पॉटों को चिन्हित किया, और उनमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, आपका वन पंचायत के साथ साथ उसमें राजस्व विभाग और वन विभाग के कर्मचारी उसके मेंबर होंगे, और 30,000 रुपये इंसेंटिव हमने हर कमेटी को देने का काम किया, जिससे कि स्थानीय लोगों की सहभागिता से भी हम आग को रोक सकें। तीसरा, जो हमारे फायर वॉचर्स लगते हैं इस सीजन में आग बुझाने के लिए, उनके अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग आए, उसके लिए उनका हर व्यक्ति का 10 लाख रुपए का बीमा करने का, निःशुल्क बीमा करने का भी हम लोगों ने काम किया। इसके साथ साथ आपदा में अग्नि जो आग को शामिल करके उससे जो तत्काल जो जिलाधिकारी के मिटिगेशन फंड से जो पैसा मिलना शुरू हुआ, उसने भी इससे बड़ी फौरी तौर पर रिलीफ देने का काम किया है। इसके अलावा चाहे आप फायर प्रूफ सूट्स हों, फायर प्रूफ जैकेट्स हों, फायर प्रूफ आपका शूज हों, और बेहतर इक्विपमेंट जो आग बुझाने के काम आते हैं उनको देने का काम किया। और विगत वर्ष हमने फिर एक और नया काम किया कि जो PCCF रैंक के अधिकारी हैं हमारे, उतने वरिष्ठ अधिकारियों को हर जिले में एक नोडल अधिकारी के रूप में भेजकर, ताकि उनके अनुभव का भी फायदा मिले और उनकी वरिष्ठता से विभाग में अनुशासन ही बना रहे। तो इन सब का परिणाम है कि हम लगातार फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन में हम लोगों के अच्छे परिणाम आए। सर, आपके बारे में हम बार बार सुनते हैं, आप इकोलॉजी और इकोनॉमी की बात करते हैं, इसके बावजूद भी 19,000 पेड़ उत्तराखंड में काटे जा रहे हैं, और आपके अभी इसमें बयान आया है, ऐसा क्या वजह है कि 19,000 पेड़ों को काटने की ज़रूरत है? कोई वैकल्पिक उपाय आप लोग नहीं अपना सकते? देखिए, वन विभाग बहुत जल्दी भूमि हस्तांतरित नहीं करता, बहुत जल्दी पेड़ काटने की अनुमति भी नहीं देता। अगर हमने यहाँ से रिकमेंड भी कर दिया तो भारत सरकार से रिजेक्ट हो जाता है, तो दूसरा सर्वे देखिए जहाँ पेड़ कम हो। लेकिन आज ये कोई हवा बनाया जाता है कि सब पेड़ काटे जा रहे हैं। मुझे इस बात का कहते हुए बड़ा फख्र है कि हमने इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच बैलेंस बनाने की बात की। जब ये राज्य बना था तो इस राज्य में 65% वनाच्छादित क्षेत्र था, आज हम 71.5% है, यानी कि राज्य बनने के बाद वन भूमि का एरिया बढ़ा है। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि हमने वन भूमि के संवर्धन में काम किया, क्योंकि जब भारत सरकार की कोई जमीन किसी रोड के लिए ट्रांसफर होती है, उसमें पेड़ कटते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उतनी ही जमीन आपको देनी पड़ती है भारत सरकार को, जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। दूसरा, जितने पेड़ कटते हैं उसके दुगने पेड़ आपको प्लांट करने पड़ते हैं। तो ये अगर आपने
10,000 पेड़ कटे तो 20,000 प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रयास चाहता कि कम से कम पेड़ों की क्षति हो। सर, पुष्कर सिंह धामी सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोगों ने लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया, यूसीसी आप लेकर आए, लेकिन ऐसा जो आप एक माइलस्टोन खड़ा कर रहे हो, ऐसा बाकी बीजेपी राज्य शासित जो राज्य वो तो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता वाला कानून पास कर लिया। आसाम में चुनाव हुआ, आसाम के चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। देखिए, हमने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, ये जनता के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रश्न है। अगर हमने 2022 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम यूसीसी लागू करेंगे। जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया, यानी यूसीसी को जनता की मोहर लग गई। इसी तरह आसाम गवर्नमेंट भी इस समय उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम यूसीसी लागू करेंगे। अब ये जनता के ऊपर है, जनता यूसीसी लागू करने के पक्ष में मत देती है या यूसीसी के खिलाफ देती है। एक और बड़ी बात सामने आती रही है बार बार कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष लगातार कहता है कि हर की पौड़ी पर और जो भी सनातन के केंद्र है वहाँ गैर हिंदू का प्रवेश ना हो। कई बार आपके अधिकारी, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता ये सभी बात कहते रहे, तो कितना जायज़ आप इसको मानते हैं, ये कितना जायज़ है? देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, अति उत्साह दिखा लेते हैं लोग। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सब लोगों का आपस में प्रेम है, तो इसलिए आपसी प्रेम सौहार्द बना रहना चाहिए, यही मेरा मानना है। तो आपका एक बहुत अच्छा रोड मैप है मंत्री जी, आपने लंबी बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसकी खबरें बार बार सामने आ रही है। हम देखते हैं कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन आप उस और प्रयास करें। आपने बातचीत करी हमसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।